बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाय विद मुसम्मिर। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे द टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। हमने टू टूल्स को वहां डिटेल के साथ डिस्कस किया था। अभी हम थर्ड टूल की तरफ चलते हैं। तो थर्ड टूल जो है उनके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं मॉलिक्यूलर कैरियर्स। तो ये मॉलिक्यूलर कैरियर्स बेसिकली वेक्टर्स हैं, आप इनको वेक्टर्स भी कह सकते हैं। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, वेक्टर का वर्ड इनके लिए क्यों यूज किया जाता है? वेक्टर आप किस चीज को कहते हैं? वेक्टर बेसिकली वो एजेंट्स होते हैं जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को या किसी दूसरे सब्सटेंस को कैरी कर सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। तो उनके लिए आप वेक्टर्स का वर्ड जो है वो क्या करते हैं जी, यूज करते हैं। अच्छा मैं कुछ एग्जांपल देता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, हम कहते हैं जी प्लाज्मोडियम का वेक्टर जो है वो मॉस्क्यूटो है। इसी तरह से हम कहते हैं डेंगू वायरस है, उसका वेक्टर है मॉस्क्यूटो। और इसी तरह से अगर आप देख लें जैसे फ्लाइज, ये वेक्टर है बहुत सारे वायरसेस और बैक्टीरिया, और इसी तरह से जो है वो कुछ आप कह लें जी और माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है उनके वो क्या है जी, वेक्टर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जी वेक्टर कैरी कर सकते हैं। तो यहां पे हम जिन वेक्टर की बात करेंगे वो ऐसे वेक्टर हैं जो कि डीएनए को कैरी कर सकते हैं। तो इसी वजह से स्टूडेंट हम इनके लिए जो है ना मॉलिक्यूलर कैरियर का वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि ये डीएनए को कैरी करते हैं। तो ये खुद भी जो है वो जाहिर सी बात है डीएनए के ही स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये डीएनए को ही क्या कर रहे होते हैं जी, कैरी कर रहे होते हैं। तो आप देखिएगा स्टूडेंट कि ये वेक्टर ये खुद भी एक डीएनए का मॉलिक्यूल है, और इसी तरह से जो दूसरा डीएनए है, जैसा हमने फर्स्ट टूल के बारे में पढ़ा था और वो था जी जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो ये जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने उस वेक्टर के साथ इसको कंबाइन करना होता है, यानी उस वेक्टर में जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम इंसर्ट कर रहे होते हैं। तो जब हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को उस वेक्टर के अंदर इंसर्ट कर देते हैं तो आपके पास टू डीएनए का एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो स्टूडेंट, वो जो टू डीएनए का कॉम्बिनेशन है उसको हम क्या कहते हैं जी, दैट इज कॉल्ड आरडीएनए। तो आरडीएनए स्टैंड्स फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी हमने यहां डिटेल के साथ पढ़ना है कि ये जो वेक्टर्स होते हैं कौन कौन से मॉलिक्यूल्स को आप वेक्टर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले मॉलिक्यूल्स हैं इनको हम क्या कहते हैं जी, दीज आर कॉल्ड प्लाज्मिड। तो ये जो प्लाज्मिड है, इन प्लाज्मिड को हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ वेक्टर। अच्छा स्टूडेंट, प्लाज्मिड जो है इन प्लाज्मिड को हम ऑब्टेन कर सकते हैं फ्रॉम द बॉडी ऑफ बैक्टीरिया एज वेल एज फ्रॉम द बॉडी ऑफ यीस्ट, यानी आप इनको बैक्टीरिया या यीस्ट की बॉडी से ऑब्टेन कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, प्लाज्मिड के अलावा कौन से ऐसे मॉलिक्यूल हैं जी जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ मॉलिक्यूलर कैरियर, एज अ वेक्टर? तो इसमें ये सेकंड नंबर पे है जी आपके पास लैम्डा फेज डीएनए। अच्छा, लैम्डा फेज डीएनए बैक्टीरियोफेज के बारे में आप जानते हैं। तो बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए है उसको भी यूज किया जा सकता है एज अ मॉलिक्यूलर कैरियर, एज अ वेक्टर। अच्छा स्टूडेंट, जो थर्ड मॉलिक्यूल है वो है जी कॉस्मेट। अच्छा, ये कॉस्मेट जो है ये असल में कॉम्बिनेशन है प्लाज्मिड और प्लाज्मिड के साथ साथ लैम्डा फेज डीएनए का। तो प्लाज्मिड और लैम्डा फेज डीएनए कंबाइन होके तो फिर ये आपके पास बना देते हैं जी कॉस्मेट्स। अच्छा जी स्टूडेंट्स, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं जी, आप यूज कर सकते हैं यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स को। ये आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है जो यीस्ट की बॉडी के अंदर प्रिपेयर किए गए हैं, इनको भी आप यूज कर सकते हैं जी एज अ मॉलिक्यूलर कैरियर, एज अ वेक्टर। और इसी तरह से आपके पास जो है वो BAC यानी बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बैक्स, इनको भी आप यूज कर सकते हैं एज अ मॉलिक्यूलर कैरियर। अच्छा स्टूडेंट, सबसे जो इंपॉर्टेंट वेक्टर आपके पास है या मॉलिक्यूलर कैरियर है उनको हम कहते हैं जी प्लाज्मिड्स। तो ये जो प्लाज्मिड होते हैं, ये जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि दे आर प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ बैक्टीरिया एज वेल एज इन द बॉडी ऑफ यीस्ट। ये बैक्टीरिया की बॉडी में भी है और बैक्टीरिया की बॉडी के साथ साथ दे आर आल्सो प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ यीस्ट। यीस्ट की बॉडी के अंदर भी है। तो बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर देखिए स्टूडेंट, जो प्लाज्मिड प्रेजेंट होते हैं उनमें प्लाज्मिड की काफी टाइप है, जिनमें जो पहली टाइप के प्लाज्मिड है उन्हें हम कहते हैं जी एफ प्लाज्मिड। एफ स्टैंड्स फॉर फर्टिलिटी। तो ये फर्टिलिटी प्लाज्मिड है और इनमें ऐसे जीन होते हैं जो कि बैक्टीरिया की फर्टिलिटी को कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसी तरह से आपके पास आर प्लाज्मिड है, और आर प्लाज्मिड, आर स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस। तो जो रेजिस्टेंट प्लाज्मिड होते हैं इनमें क्या होता है, रेजिस्टेंट प्लाज्मिड के अंदर दे हैव रेजिस्टेंट जीन्स फॉर एंटीबायोटिक्स। इसी तरह से कॉल प्लाज्मिड है, और ये कॉल प्लाज्मिड में ऐसे जीन होते हैं जो एक प्रोटीन है कॉलिसिन प्रोटीन,
वो बनाते हैं। कोलिसिन प्रोटीन जो है ये दूसरे बैक्टीरिया के लिए टॉक्सिन के तौर पर काम कर रही होती है। अच्छा, इसी तरह से डीजनरेटिव प्लाज्मिड जो है, तो डीजनरेटिव प्लाज्मिड जो है ये दूसरे बैक्टीरिया को किल करने के लिए, यानी इनमें जीन ऐसे मौजूद होते हैं जो दूसरे बैक्टीरिया को किल करने के लिए कुछ सब्सटेंसेस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। और इसी तरह से आपके पास जो है वो वायरुलेंट प्लाज्मिड है। तो वायरुलेंट प्लाज्मिड स्टूडेंट कौन से होते हैं? ये वायरुलेंट प्लाज्मिड बेसिकली वो प्लाज्मिड है जो डिजीज काज कर रहे होते हैं होस्ट की बॉडी के अंदर। और इसी तरह से टीआई प्लाज्मिड, टीआई स्टैंड्स फॉर ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। तो ये जो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है, जैसा कि आपको पता है कि जी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिसिन बैक्टीरिया है जो प्लांट के ऊपर अटैक करता है, तो वहां पे ये ट्यूमर इंड्यूस कर रहा होता है, तो उसके अंदर ये टीआई प्लाज्मिड जो है वो आपको मिलेंगे। अच्छा, इसी तरह से स्टूडेंट प्लाज्मिड जो होते हैं ये यीस्ट की बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, ये यीस्ट की बॉडी के अंदर जो प्लाज्मिड होते हैं जैसे यीस्ट एपिसोमल प्लाज्मिड, जिनको आप येप्स कवर्ड उनके लिए यूज कर सकते हैं, तो इसमें आपके पास येप 13 जो है ये एक प्लाज्मिड है। तो इन प्लाज्मिड को हम एज अ मॉलिक्यूलर कैरियर या वेक्टर के तौर पर क्या कर सकते हैं जी, यूज कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, ये जो मॉलिक्यूलर कैरियर या वेक्टर, जब भी हम किसी मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूलर कैरियर या वेक्टर के तौर पर यूज करते हैं तो उसमें कुछ प्रॉपर्टीज जो है उनका होना जरूरी है। यानी उसमें क्या कुछ होना चाहिए? ये एक साइट आपको ग्रीन कलर से नजर आ रही है, और ये जो साइट ग्रीन कलर से यहाँ पे बनी हुई है इसको हम कहते हैं जी रेस्ट्रिक्शन साइट। यहां से स्टार्ट हो रही है और यहां तक है। और स्टूडेंट, ये जो रेस्ट्रिक्शन साइट होती है ये वो साइट है जहां से आप इस प्लाज्मिड को कट कर सकते हैं। अच्छा, प्लाज्मिड को कट करने का फायदा, स्टिकी एंड आपने प्रोड्यूस करने, जीन ऑफ इंटरेस्ट जो था उसको भी आपने कट करना है रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस से, वहां भी आपने स्टिकी एंड प्रोड्यूस करने, और ताकि ये आपस में एक दूसरे के साथ अटैच हो सके, जुड़ सके। तो एक रिस्ट्रिक्शन साइट का होना वहां पे क्या है जी, जरूरी है। सेकेंड, उस वेक्टर के अंदर क्या कुछ होना चाहिए जी, उसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन होना चाहिए। ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन अगर वेक्टर के अंदर मौजूद होगा तो ये जो वेक्टर है वो रेप्लिकेट कर सकेगा, और अगर ये रेप्लिकेट कर सकेगा तो देन आप इसको क्लोनिंग वेक्टर के तौर पर यूज कर सकते हैं, अदरवाइज इसे हम क्लोनिंग वेक्टर के तौर पर यूज नहीं कर सकते। और तीसरी जो चीज है, ये अगर आप देखें यहाँ पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो है वो इसके अंदर मौजूद होने चाहिए, और अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन मौजूद होंगे तो देन इनका सर्वाइवल जो है वो पॉसिबल होगा। और अगर आप इसको किसी बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं तो बैक्टीरिया जो है वो एंटीबायोटिक को रेजिस्ट कर सकेंगे, अदरवाइज इनका जो सर्वाइवल है वो मुमकिन नहीं हो सकेगा। अच्छा, इसी तरह से देखें, हम वेक्टर को स्पेशली डिजाइन कर सकते हैं, उसमें हम लगा सकते हैं सिलेक्टेबल मार्कर। ये देखें, जैसे ब्लू रीजन एक लगा हुआ है, इसको हम कहते हैं जी सिलेक्टेबल मार्कर। और ये सिलेक्टेबल मार्कर बेसिकली इनकी सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं। यानी आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर एक स्पेसिफिक प्लाज्मिड जो है वो एंटर हो गया या नहीं हुआ, तो उसके लिए आप कुछ मार्कर जो है उनका यूज करते हैं। स्टूडेंट, ये जो मार्कर होते हैं ये मार्कर कभी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट मार्कर भी हो सकते हैं और कभी ऐसे भी हो सकते हैं जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट नहीं होते, यानी कोई दूसरे मार्कर भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो मकसद आपका यहाँ पे सिलेक्शन है, यानी आप उन बैक्टीरिया को सेलेक्ट कर सकते हैं कि वो बैक्टीरिया जो है वो उनमें ये प्लाज्मिड एंटर हो गया या नहीं। जिनके अंदर बेसिकली प्लाज्मिड एंटर हो जाता है ऐसे बैक्टीरिया को आप कहते हैं जी ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया, यानी उनमें ट्रांसफॉर्मेशन हुई है या नहीं हुई, तो वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं इन सिलेक्टेबल मार्कर के जरिए। अच्छा, इसी तरह से स्टूडेंट इसमें प्रमोटर रीजन होना चाहिए, और प्रमोटर रीजन आरएनए पॉलीमरेज के अटैचमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। और ये आरएनए पॉलीमरेज की अटैचमेंट जब यहां होगी तो जाहिर सी बात है फिर इससे आरएनए बन सकेगा, ट्रांसक्रिप्शन हो सकेगी, उस ट्रांसक्रिप्शन से फिर आगे मजीद प्रोटीन जो है वो बन सकती है। तो अभी हम स्टूडेंट मजीद डिस्कस कर लेते हैं इसकी कुछ एग्जांपल्स वगैरह को, और इन एग्जांपल को डिस्कस करने के बाद हम नेक्स्ट टूल की तरफ जो है वो चले। ओके स्टूडेंट्स, अभी डिस्कस कर लेते हैं सम एग्जांपल्स ऑफ प्लाज्मिड्स। आपके सामने फर्स्ट एग्जांपल है PBr 322 और सेकंड एग्जांपल यहां पे दी हुई है PSC 101। अच्छा स्टूडेंट, जो PBr 322 है इसकी नेमिंग पे जरा गौर करें। इसमें ये जो P है दिस इज फॉर प्लाज्मिड, और B फॉर बॉलीवर, और R जो है ये रॉड्रिगस। तो ये बेसिकली बॉलीवर और रॉड्रिगस साइंटिस्ट के नेम है जिन्होंने इसको डिस्कवर किया। और ये जो 322 जो यहाँ पे एक नंबर है
और ये नंबर इस प्लाज्मिड को बाकी प्लाज्मिड से सेपरेट करता है, यानी इसका ये समझ लें कि जी एक डिस्टिंग्विशिंग टैग नंबर है। अच्छा, इसी तरह से PSC 101, तो PSC 101 में P स्टैंड्स फॉर प्लाज्मिड, S स्टैंड्स फॉर स्टैनले और C स्टैंड्स फॉर कोहन, ये साइंटिस्ट के नेम, और 101 जो है ये भी क्या है जी, दिस वन इज नंबर। अच्छा स्टूडेंट्स, PBR 322 जो है 1977 में इकोलाई बैक्टीरियम जो उसके अंदर डिस्कवर हुआ, और जो PSC 101 है ये 1970 में ये डिस्कवर हुआ है जी, एक बैक्टीरियम है साल्मोनेला टाइफायरियम। तो ये जो साल्मोनेला टाइफायरियम है, इस बैक्टीरियम के अंदर इसको डिस्कवर किया गया। अच्छा स्टूडेंट, जाहिर सी बात है ये प्लाज्मिड है, तो ये जो प्लाज्मिड है इनके अंदर रेजिस्टेंट जीन जो है वो प्रेजेंट होंगे। तो जो PBR 322 है, PBR 322 के अंदर एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों के रेजिस्टेंट जीन जो है वो मौजूद है, और इसी तरह से PSC 101 के अंदर रेजिस्टेंट जीन मौजूद है जी टेट्रासाइक्लिन के लिए। अच्छा, इनमें क्योंकि ये प्लाज्मिड है और वेक्टर के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं, तो इनमें रिस्ट्रिक्शन साइट्स भी होंगी। तो PBR 322 में EcoR1 और BAM-H1 की रिस्ट्रिक्शन साइट्स जो है वो मौजूद है, और जो PSC 101 है वहां पे HIM3 और EcoR1 की रिस्ट्रिक्शन साइट जो है वो मौजूद है। अच्छा स्टूडेंट, ये जो इनके अंदर रेजिस्टेंट जीन है, इनकी वजह से आप इनकी क्या कर सकते हैं जी, सिलेक्शन कर सकते हैं। ये जरा थोड़ा सा सिलेक्शन को समझिएगा। देखें, ये आपके सामने एक पैटी डिश है, और इस पैटी डिश के अंदर फॉर एग्जांपल हम एक मीडियम जो है एगर मीडियम वो ले लेते हैं, और इस एगर मीडियम के अंदर अगर हम TET जो है, यानी टेट जो है, टेट मतलब टेट्रासाइक्लिन, अगर हम ये टेट्रासाइक्लिन यहां पे डाल दें, और टेट्रासाइक्लिन डालने के बाद अगर वहां पे हम ऐसा बैक्टीरियम जिसके अंदर PSC 101 मौजूद है, अगर हम ऐसे बैक्टीरियम को यहां क्या करते हैं जी, इसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं, तो क्या वो बैक्टीरियम यहां पे ग्रो कर पाएगा? ये जो बैक्टीरियम है वो बड़ी आसानी के साथ यहां पे ग्रो कर जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो टेट्रासाइक्लिन है उसके रेजिस्टेंट जीन यहां पे मौजूद है। अच्छा, इसी तरह से अगर यहां पे हम डाल दें एम्पिसिलिन, तो एम्पिसिलिन के बाद अगर मैं इस प्लाज्मिड वाले बैक्टीरिया को यहां पे ग्रो करवाऊं, तो वो ग्रो नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो इसके लिए रेजिस्टेंट नहीं है। अच्छा, अब एक काम यूं कर लेते हैं कि जी इसमें सिर्फ आप टेट्रासाइक्लिन डाल दें, और सिर्फ टेट्रासाइक्लिन डालने के बाद अगर बाकी बैक्टीरियम भी आपके साथ हैं, और उसके बीच में आपने ऐसा बैक्टीरियम भी रखा हुआ है जिसके अंदर PSC 101 मौजूद है, तो बाकी बैक्टीरिया जो है वो यहां पे सरवाइव नहीं कर सकेंगे, लेकिन जिस बैक्टीरियम के अंदर PSC 101 मौजूद होगा वो सरवाइव कर जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जी इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपके पास जो बैक्टीरियम है उसके अंदर PSC 101 जो है वो इंसर्ट हो गया है या नहीं, यानी इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुई है या नहीं। तो इस तरह आप सिलेक्शन कर सकते हैं जी इसकी। अच्छा, इसी तरह से एक देखें, सेकंड आपके सामने एक पैटी डिश मौजूद है, और इसके अंदर अगर आप टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन दोनों डाल दें, और इसमें सिर्फ वो बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकेंगे जिनमें PBR 322 जो है वो मौजूद है, और दूसरे जो बैक्टीरिया हैं वो सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जी ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया, यानी जिनके अंदर ये वेक्टर जो है वो एंटर हो चुके हैं, इनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस मेथड के जरिए। तो स्टूडेंट, अभी हम इसके बाद जो है आपका जो फोर्थ टूल है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, उसको डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब डिस्कस कर लेते हैं फोर्थ टूल ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो ये जो फोर्थ टूल है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ग्लू। तो ये मॉलिक्यूलर ग्लू बेसिकली यूज होती हैं डीएनए के जो पीसेस हैं उनको आपस में जोड़ने के लिए। जैसे कि स्टूडेंट हमने पहले जो है वो डिस्कस किया है वेक्टर, और उस वेक्टर के अंदर जब हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट करते हैं तो उनके बीच में स्टिकी एंड्स तो जाहिर सी बात है प्रेजेंट है, जहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, लेकिन फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन भी होती है। और वो जो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन है वो किससे होती है जी? वो मॉलिक्यूलर ग्लू के जरिए होती है। तो अब ये स्टूडेंट जो मॉलिक्यूलर ग्लू बाय नेचर ये भी एंजाइम नहीं होते हैं, और फंक्शन मैंने जैसा आपको बता दिया है कि ये बॉन्ड बनाते हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के बीच में। और कौन सा बॉन्ड है जी? उस बॉन्ड को आप कहते हैं फास्फोडाइएस्टर
बॉन्ड। तो इन एंजाइम में कौन से एंजाइम आ जाते हैं जी? इसमें एग्जांपल आ रही है आपके पास लाइगेजेस। स्टूडेंट्स, तो डिस्कस करते हैं फिफ्थ टूल ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो उसको हम कहते हैं जी एक्सप्रेशन सिस्टम। अच्छा स्टूडेंट, एक्सप्रेशन सिस्टम असल में कोई भी होस्ट हो सकता है जिसमें आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर को इंसर्ट करते हैं, तो उसको आप एक्सप्रेशन सिस्टम का नाम दे सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, इसी एक्सप्रेशन सिस्टम के अंदर वो जीन क्लोन भी हो जाएगा और इसके साथ साथ ये भी होगा कि वो जो जीन है उसकी कोई प्रोडक्ट जो है वो इस एक्सप्रेशन सिस्टम के अंदर ही आप हासिल कर सकते हैं। तो एक आइडियल एक्सप्रेशन सिस्टम में कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? तो स्टूडेंट्स, एक आइडियल एक्सप्रेशन सिस्टम के अंदर फर्स्ट प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि उसका जो जेनेटिक सिस्टम है वो सिंपल होना चाहिए। जितना सिंपल जेनेटिक सिस्टम होगा उसको कट करना उतना आसान होगा और उसमें जीन को इंसर्ट करना उतना ही इजी होगा और इजीली वो एक्सप्रेस भी हो जाएगा। और इसी तरह से उसका जो जनरेशन टाइम है वो शॉर्ट होना चाहिए ताकि आपको क्लोनिंग प्रोडक्ट इजीली मिल सके। और इसी तरह से अगर आप चाह रहे हैं कि कोई उससे प्रोटीन वगैरह बनाना, तो वो आपको शॉर्ट टाइम के अंदर मिल सके। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आपने एक्सप्रेशन सिस्टम के अंदर इंसर्ट करना होता है। तो उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक्सप्रेशन सिस्टम में इंसर्ट करने का जो प्रोसेस होता है वो बेसिकली 3 तरह के प्रोसेसेस जो है वो हम यूज करते हैं। तो उसमें जो पहला प्रोसेस है उसको हम कहते हैं ट्रांसफेक्शन। तो स्टूडेंट, जो ट्रांसफेक्शन है ये असल में नेकेड डीएनए को जब आप इंसर्ट कर होते हैं किसी यूकैरियोटिक सेल के अंदर, तो उसके लिए आप ट्रांसफेक्शन का वर्ड यूज करते हैं। अच्छा, इसी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन में जब किसी डीएनए को आप बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर जो कि नॉन वायरल हो, यानी वायरस का डीएनए ना हो, तो उसको हम कहते हैं जी ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसडक्शन का जो वर्ड है ये यूज करते हैं जी जब वायरल डीएनए को बैक्टीरिया की बॉडी में इंसर्ट किया जाता है। तो जब भी यानी बैक्टीरिया या यूकैरियोटिक सेल ये एक्सप्रेशन सिस्टम के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं अगर हम उसके अंदर कोई भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसर्ट कर दे। तो देन वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसर्ट होने के बाद वो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे और वो कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट देना शुरू कर देंगे। तो स्टूडेंट, हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नई वीडियोस जो है वो टाइम पे मिल सके। टिल दैट टाइम, अल्लाह हाफिज।